ठीक है सभी कोई। पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तापीय ये तपांतर, इसको तपांतर करना है, यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो लगभग कितना डिग्री सेल्सियस है। विश्व में सर्वाधिक तपांतर यानी एक साल के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर। तपांतर, एक साल में मिनिमम और मैक्सिमम ताप के बीच का अंतर को तपांतर कहते हैं। जो विश्व में सबसे ज्यादा साइबेरिया में है, पढ़े हैं ना। और साइबेरिया वह भाग जो रूस का एशिया में पड़ता है, उस साइबेरिया है। तो यहाँ पर 60 डिग्री सी का तपांतर देखने को मिलता है। और वहीं सबसे कम हम लोग कहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री में और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री में ज़्यादा तापांतर देखने को मिलता है। साल भर के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच के अंतर को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे कम तापांतर उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री पाया जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर। तो वो कहाँ पर पाया जाता है, हम लोग पढ़ें। यह 3 डिग्री सी का अंतर मतलब पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री की अक्षांश रेखा के पास सबसे कम तापांतर यानी कि 3 डिग्री सी का पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कल हम लोग पढ़े थे उसी से ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सा कथन असत्य है? वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं। सही बात है, क्षैतिज स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन को लू अभिवहन के नाम से जाना जाता है। जो तेज तरंगे चलती है उत्तरी भारत में और शरीर को पूरा सुखा देता है, पूरा जो है मतलब झकझोर देता है, यह जो है लू अभिवहन कहलाती है। ये भी सही है। पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल के अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाली विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 48 और 17 है। यानी कि पृथ्वी की धरातल के द्वारा 48 इकाई अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है और वायुमंडल के द्वारा 17 इकाई छोड़ा जाता है। नहीं तो ये उल्टा है, बात समझ रहे हैं ना। पृथ्वी जो 51 इकाई में से ऊपर भेजती है तो वो में के जो है 34 इकाई को सोख लेता है वायुमंडल। आने वक्त में सूरज की प्रकाश की किरणें का 14 इकाई सोख लेता है। तो 34 और 14 48, वायुमंडल गर्म हुआ 48 इकाई से, तो वह 48 इकाई छोड़ेगा फिर अंतरिक्ष में वायुमंडल। धरातल का 17 इकाई डायरेक्ट पार कर जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है ना। 34 इकाई तो वायुमंडल घेर लिया, तो कहेंगे धरातल के द्वारा अंतरिक्ष में 17 इकाई भेजा जाता है। तो धरातल वाला दूसरा होगा, जबकि 48 दिले है। अब वायुमंडल 17 48 लिखत है, तो ये बात सही होता। इसलिए ये बात गलती हो गया, इसीलिए आंसर ही हो गया, क्योंकि यह सत्य कथन ही चुनना था। अब है, सामान्यतः 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस का पैमाना कम हो जाता है। तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर डिग्री सी कितना कम हो जाता है, तो 6.5 डिग्री सी, 50 डिग्री सी कम हो जाते हैं ऊपर में जाते हैं तो, ठीक है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सी कम होता है, याद रखिएगा, 1 डिग्री सी। और 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.4 या 6.5 डिग्री सी। अब है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश का 51% इकाई जब पार्थिव विकिरण के रूप में ऊपर छोड़ा जाता है, तो कितना इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसमें से 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अभी तुरंत इसका हम लोग
डिस्कशन भी किए। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल पढ़े हैं। तो जो रेगुलर रहेंगे, सीरियस रहेंगे कि सुबह उठ के हमको आना है क्लास में, जगना है, तो ही पढ़ पाएंगे। एक्टिविटी नहीं रहेगा तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। आज आए कल नहीं, तब वैसे नहीं होगा। सम ताप रेखाएं यदि एक दूसरे के निकट हो तो ताप प्रवणता का मान, ताप जब निकट रहेगा ना तो ताप प्रवणता का मान ज्यादा होगा, अधिकतम होगा, अधिक होता है। चलिए आंसर हो जाएगा ए। आज जब दूर रहता है, उल्टा है इसमें, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मान यानी ताप प्रवणता का मान कम होता है जब समानांतर रेखाएं दूर होगी। तो कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचानकमार, धौलपुर, करौली, ये राजस्थान में है। धौल जिसको 2023 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, धौलपुर करौली को, राजस्थान के। बाकी इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचानकमार, गुरु घासीदास, तमोर, पिंगला, ठीक है ना, ये सभी जो है अवस्थित है। ये भी याद रखिएगा, गुरु घासीदास तथा तमोर पिंगला, ये दोनों को सम्मिलित रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये भी जो है 22 में ही गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को, तो ये भी है छत्तीसगढ़ में, इतने 4 गो है। और ये जो धौलपुर करौली की बात करेंगे, धौलपुर करौली ये राजस्थान में है टाइगर रिजर्व। किस राज्य का पहला टाइगर रिजर्व कलकाड मुंदथुरई है? पहला टाइगर रिजर्व, क्या बोलेंगे इसको? टाइगर रिजर्व कालकाड मुंदथुरई, ये तमिलनाडु का है। बाकी सत्यमंगलम, अनामलाई, विल्लीबुथूर, मेघामलाई, इतना हम लोग पढ़े हैं। ये सभी कहाँ के हैं टाइगर रिजर्व? तो कहेंगे ये सारे टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु के है। आंध्र प्रदेश में तो एगो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, उड़ीसा में सतकोशिया सिमलीपाल, छत्तीसगढ़ में अभी तुरंत पढ़े, ठीक है ना। अचानकमार, इंद्रावती, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला, पूरा रटिए जाना है, समझ रहे हैं ना। एक एक अब जितने बार सुनेंगे, देखेंगे, घर पर पढ़ के आएंगे रोज रोज, तो जरूर आपको याद हो जाएगा। कोई किसी को भी नहीं कि जो पढ़ रहा है, आप पढ़ नहीं रहे इसलिए कमजोर है, पढ़ना शुरू करिएगा, आप भी तेज हो जाइएगा। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व किस देश में है? म्यांमार में है। हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, म्यांमार। फिर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की बात, सबसे ज़्यादा टाइगर किस में है? तो कौन कह देंगे? बांधवगढ़। और टाइगर स्टेट भी किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट भी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को ही। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए आगे, और भी इसमें अमानगढ़, पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमानगढ़, पीलीभीत, दुधवा और रानीपुर। जो पढ़ के आए होंगे उनको याद भी, हम फायदा भी कर रहा होगा कि चलो एक बार और रिविजन हो गया, पढ़ हो गया। और जो पढ़े के नहीं आए होंगे उनको कुछ लौसे जा रहा है, उनको बोल भी रहे तो नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं ना। जो पढ़ के आए रहेंगे उनको एक बार और रिविजन हो गया, एक बार और हो गया। ऐसे ही 10 बार 12 बार हो जाता है तो याद हो जाता है। चलिए घर पर भी देख के आइए। रानीपुर, दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। झारखंड में एगो पलामू है। महाराष्ट्र में बहुत सारा बोर, पेंच, नवेगांव, नागजीरा, तडोबंधेरी, ये सब कहेंगे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है?
राजस्थान के टाइगर रिजर्व सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी, रामगढ़ विषधारी, नागरहोल टाइगर रिजर्व, मैंने ये लिखना चाहिए था टाइगर रिजर्व। तो ये जो है राजस्थान में नहीं है, सरिस्का है, मुकुंदरा पहाड़ी है, रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, ये भी है रामगढ़ विषधारी, लेकिन नागरहोल टाइगर रिजर्व ये जो है कर्नाटक में है। और ये तीनों के तीनों जो है टाइगर रिजर्व है, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी, रामगढ़ विषधारी, ठीक है ना, ये सभी राजस्थान में है। तो इसीलिए एक नागरहोल कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। सबको याद करके आए होंगे। और अब है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत की बात करेंगे, नागार्जुन सागर श्री सेलम, नागार्जुन सागर श्री सेलम। और बांधवगढ़ तो हम लोग पढ़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा टाइगर है। नामदफा टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, नामदफा टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व विश्व का है अमानगढ़, यह जो है उत्तर प्रदेश में है, जो पिछला बार के दरोगा में क्वेश्चन था। अमानगढ़ मेंस में क्वेश्चन कि किस राज्य का टाइगर रिजर्व है, कहाँ है अमानगढ़, बस इतने। तो इतने बात लिखा हुआ है कि अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है, तो कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सारे बात को पढ़ते चलना है। अब है राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला, कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट नामक इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो यह 1973 से की गई और पहला बार 1973 में 9 गो को क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मात्र कै गो, 9 गो। अभी वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या 58 है और 59वां टाइगर रिजर्व बनाने की बातें हो रही है, जो कि देवीगढ़ उड़ीसा का बनेगा। देवीगढ़ उड़ीसा का बनेगा। आप सोचेंगे कि लिख लेते क्या, क्या सब लिखा हुआ दे दिए हैं, ठीक है ना। और वो पेज सबको मिला होगा, उसको याद करके कंठस्थ कर लेना है। 3 दिन से चल रहा है, कल नया पेज, आज लास्ट टाइगर रिजर्व आप याद करके आइएगा, ठीक है ना। कल नया पेज लिख करके लाएंगे, देंगे। फिर जयमंडल 18 को जो पूछता है, और वन जीव अभयारण्य, ठीक है ना। यह फिर इसके बाद सेक्शन बदलेगा और अब रोज मिलेगा, क्योंकि अब घर से आए हुए बहुत दिन हो गया, अब पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये मेलघाट शुरू के जो 9 गो बनल था ना, उनमें ये भी था मेलघाट टाइगर रिजर्व 9 गो में। और ये पढ़ते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में, मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, संजय डुबरी नामक टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। संजय डुबरी, संजय डुबरी, अभी पढ़े तडोब अंधेरी, संजय डुबरी, पेंच बोर, सब के सब कहाँ पर, महाराष्ट्र में। संजय डुबरी, पेंच बोर, तडोबा अंधेरी, ठीक है ना, ये सभी। अच्छा, संजय डुबरी मध्य प्रदेश में है ना, तडोबा अंधेरी, नवेगांव, नागजीरा, ये सब है महाराष्ट्र में। संजय डुबरी कहाँ पर कह देंगे, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। रातापानी करंट में और माधव 2024 में रातापानी और 2025 में माधव, यही 57वां 58वां टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में ही बनाया गया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी राजगोपालाचारी, इनमें से सभी। तो इन तीनों को जो है राधा कृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन और सी राजगोपालाचारी, तीनों को भारत रत्न 1954 में दिया गया। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी कोई। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न
कब दिया गया? ठीक है ना, सब किन्हीं को ध्यान देना है। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब दिया गया? 2019, 2015, 2024, 2014। तो ध्यान दीजिए, इन सबों को 2019 में दिए गए। एक मिनट, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और को भारत रत्न इन लोगों को कब दिया गया? 2019 में। ठीक है, 2019। 24 में जो अभी 5 गो पढ़ेंगे तो वो अलग है, ये हो जाएगा 2019। अब देखिए आगे, सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर की अमर्त्य सेन की भीमसेन जोशी की नरसिम्हा राव? तो कहेंगे सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था? 2014 में। सबसे कम एज में भारत रत्न पुरस्कार खिलाड़ी को मिलेगा तुरंत, खिलाड़ी को तो कम उम्र में मिलेगा, तो सचिन तेंदुलकर को। फिर है, कौन सा कथन असत्य है? भगवान दास मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो इस बात सही है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में दिया गया, 1957 में भारत रत्न दिए गए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, भारत का सबसे बड़ा झील भी है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, उत्तर प्रदेश में, जो इनके नाम पर है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, कृत्रिम झील कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, इनके नाम पर। इनको 1957 में दिया गया भारत रत्न। धुंधु केशव कर्वे को भारत रत्न 1958 में प्रदान किया गया, तो ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1961 में नहीं, 1962 में दिया गया भारत रत्न। अतः ये बात गलत है, तो गलत कथन चुनना था, इसीलिए आंसर यही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मनकोम्बु संबा शिवन स्वामीनाथन यानी MS स्वामीनाथन, इसको क्या बोलेंगे बताइए? तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? MS स्वामीनाथन को अभी 2024 में भारत रत्न दिया गया। और हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन है। विश्व में कहेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग है हरित क्रांति के जनक, लेकिन भारत में कहेंगे तो MS स्वामीनाथन, तो इनको 2024 में दिया गया। अब है, अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? 2024, 2015 में, 2008 में, 2024 में, 2019 में। सब कोई ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। ये जो दिए गए, अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी तथा, याद रखिए, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? 2015 में। फिर है, सर्वप्रथम मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार, जो मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया, वो 1966 में दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत सबसे पहले किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। कब दिया गया? 1966 में। चिंतामणि नगेमा रामचंद्र नागेशराव को भारत रत्न पुरस्कार कब दिए गए? सचिन तेंदुलकर के साथ रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे, 2014 में। फिर है, कौन कथन असत्य है? डॉक्टर जाकिर हुसैन पांडुरंग वामन काने को भारत रत्न पुरस्कार 1963 में दिया गया, तो ये सही है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में प्रदान किया गया, ये भी सही है। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1979 में नहीं, 1980 में दिया गया। 79 में तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और बरा वेंकट रमन को भारत रत्न 1975 में प्रदान किया गया, तो ये भी सही है।
तो चूंकि इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन कौन है, तो जो गलत है वह सही आंसर होगा, और आंसर हो जाएगा इसका जी 1980 में दिया गया है भारत रत्न मदर टेरेसा को। पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका, तब 1 साल बाद भारत रत्न दिया गया। फिर है राजीव गांधी को मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किए गए? तो राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में दिया गया है, देखे ना 1991 में है कंफर्म, 1991 में दिया गया, ठीक है ना। याद रखिए सभी को, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया गया? यानी कि भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार दिए गए 1990 में। अंबेडकर जी को और नेल्सन मंडेला को कब दिया गया बताइए तो? 1990। फिर जो है आगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? ए होगा अलगे और पी होगा जे अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार कब दिए गए? तो 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दे दिया गया। बाद में बने 99 से नहीं 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति। 5 साल पहले इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका था। चलिए अब हम लोग को आगे की बातें पढ़ना है। सब कोई मिला लिए होंगे। 9 बजे से ही क्लास चल रहा है, सब किन्हीं को 9 बजे पहुंच जाना है। 9:10 तक बनाना है और 10 से मिलाना शुरू करेंगे। 9 बजे से ही ना क्लास है, 9 बजे पहुंचेंगे, ठीक है। और याद करके आएंगे। अब ध्यान दीजिए, समताप रेखा ये सब हम लोग पढ़ लिए थे कि तापमान संबंधी विशेषताएं, जहाँ विपरीत गोलार्धों में जल का भाग अधिक पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा कम मोड़ आते हैं। सब पढ़े हैं ना? चलिए यहीं से देखना है। यूरेशिया जगह माने विश्वतीय जितने महासागर है, विषुवत रेखा के आसपास के जो महासागर है, विषुवत रेखा जानते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच 2 भाग में बांटने वाली रेखा को इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और यह विषुवतरेखीय महासागरों पर तापमान कितना डिग्री दर्ज होता है? 27 डिग्री लगभग रहता है टेम्परेचर। बोलिए, हाँ बोलिए, कितना दिया? 30 लाख। तो हो सकता है बढ़ा होगा, नहीं तो फिर उसको देख लेंगे। अच्छा, ज्ञानपीठ वाला पुरस्कार वाला क्वेश्चन आज सेट भी नहीं किए, समझे ना, केवल और केवल भारत रत्न। तो उस जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से केवल और केवल कल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज भी पढ़ के आए होंगे, और तो वहीं फिर पढ़ लीजिएगा। कल केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार से होगा, तो उसमें फिर जो सब होगा वो सुधार करेंगे, ठीक है ना। आज केवल भारत रत्न से था ना, कल केवल और केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार से है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और लास्ट वाला भी है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे अगला चैप्टर। देखिए टीवी पढ़े क्वेश्चन भी था आज कि महाद्वीप में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में तापांतर सबसे कम होता है, और वो 3 डिग्री सी का। फिर यही बात लिखल है, समताप रेखा वह कल्पित रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है, उसे समताप रेखा कहते हैं। और समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के निम्न लक्षण हैं। यहाँ पर सब किन्हीं को ध्यान देना है, बातों को समझना है। समताप रेखा कह रहा है वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? समताप रेखा। ये पढ़े थे। और ये कैसे खींचा गया है?
पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, और ये लगभग समानांतर खींची गई है। इस कारण से एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक मात्रा में सूर्यातप मिलता है। हम लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा से जैसे ऊपर ऊपर जाइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है ना। तो अब 4 डिग्री में फिक्स अक्षांश में सूर्य ताप हर जगह होगा, 5 डिग्री में एक फिक्स होगा तापमान, 6 डिग्री में एक फिक्स तापमान का समानांतर रेखा खिंचाएगा, 7 डिग्री में एक फिक्स खिंचाएगा। लेकिन एक ही डिग्री में 2 डिग्री के बीचों में अगर पर्वत आ जाएगा तो ऊंचा होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वह समताप रेखा क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, डिफर कर जाएगा ना। वहाँ ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है। और समुंदर आ जाएगा बीच में, आ सकता है बीच में पानी तीर स्थल, तो वहाँ टॉप टेम्परेचर घट जाएगा, तो थोड़ा वहाँ पर समताप रेखा मुड़ जाएगा। तो फिर सभी स्थानों पर एक ही सूर्यातप मिलेंगे एक अक्षांश में, इसीलिए समताप रेखा वहाँ लगभग एक जैसा होगा। जल और स्थल का तापमान भिन्न है, अतः तट के पास जब जैसे समानांतर रेखा आएगा थोड़ा नीचे आ जाएगा, अकस्मात मुड़ जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिक है, अतः वहाँ तापांतर विषमताएं कम पाई जाएगी। देखिए जल जहाँ ज्यादा रहता है ना, तो वहाँ तापमान, जल के बगल में समुद्र तट है, तो वहाँ पर जो है तापमान विषमताएं कम पाई जाती है। पढ़े भी थे, क्योंकि दिन में स्थलीय समीर और दिन में जो है स्थलीय समीर, स्थल से देखिए दिन में समुद्री समीर। क्यों? क्योंकि दिन में स्थल का टेम्परेचर बढ़ेगा, स्थल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर के वायु फैल जाएंगे, तो प्रेशर कम होगा, तो ज़्यादा से कम की ओर आएगा, माने समुंदर से स्थल की ओर हवाएं चलेगी, जिसे समुद्री समीर कहेंगे। तो या करके टेम्परेचर को लगभग बराबर कैले रहता है। रात में स्थल से समुंदर की ओर हवा चलती है, जिसे स्थलीय समीर कहते हैं। तो इसलिए जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा है, समुंदर की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर तापमान में वेरिएशन नहीं पाया जाता है, समानताएं ज़्यादा पाई जाती है। वही बात बोल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिक है और वह तापमान संबंधी विशेषताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल का भाग कम है, वहाँ तापांतर संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट होते हैं, यानी ज़्यादा मुड़ान ऊपर नीचे नहीं होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, बताइए दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा ज़्यादा मुड़ी होती है कि उत्तरी गोलार्ध में मुड़ी होती है? तो आप क्या कहिएगा, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मुड़ी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में कम। और लेकिन जितने ज़्यादा मुड़ा रहेगा तो उसका ताप प्रवणता कम होगा, और जितने कम मुड़ा रहेगा उसका ताप प्रवणता अधिक होगी। समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता का अनुमान लगाया जाता है। यदि समताप रेखा एक दूसरे के निकट हो तो ताप प्रवणता अधिक होगी, और समताप रेखा एक दूसरे से दूर है तो ताप प्रवणता कम होगी। जो आज क्वेश्चन भी था। तीसरा पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में मिलती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ता है, रेगिस्तान भी आ जाते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत कम होता है, वहाँ पर कम मूल्य वाली समताप रेखाएं देखने को मिलती है। ध्रुवीय प्रदेश में तापमान क्या है, कम, और उष्णकटिबंधीय में तापमान अधिक। ये भी पढ़े कि जनवरी में सबसे कम टेम्परेचर एवरेज पृथ्वी की, और जुलाई में सबसे ज़्यादा मिलता है। वहीं महासागरों की बात करेंगे तो अगस्त महीना में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और फरवरी महीना में सबसे कम टेम्परेचर। तो जनवरी से जुलाई के बीच के तापमान के अंतर को आप जान के
तापमान विश्लेषण में इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है और इससे अब जो तापमान में जो वितरण की असमानताओं को आप समझ सकते हैं। तापांतर, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के बीच के अंतर को तापांतर कहते हैं। कौनों जगह पर एक साल में सबसे ज़्यादा यहाँ कितना टेम्परेचर रहा है, और एक साल में सबसे कम उसी साल सबसे कम टेम्परेचर कितना दर्ज हुआ। तो अधिकतम टेम्परेचर में से न्यूनतम टेम्परेचर को घटा लेते हैं तो निकल जाता है, अधिकतम में से मिनिमम तो तापांतर निकल जाता है। और इसी को ताप परिसर भी कहते हैं। परिसर बराबर उच्च माइनस निम्न। पढ़े कि नहीं मैथ में हम लोग? परिसर जब पढ़ते थे हम लोग ब्रह्मवर्ता श्रेणी तक परिसर पढ़ते हैं तो उच्च मान माइनस निम्न मान। वार्षिक तापांतर यही है। अच्छा, दैनिक तापांतर कह रहा है एक दिन में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच अंतर। सिंपल दैनिक। और वार्षिक तापांतर एक साल में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर। तो जिस प्रकार दिन और रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म और शीत ऋतु में तापमान में अंतर होता है। अतः किसी स्थान पर सबसे कम गर्म और सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। और विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सी साइबेरिया स्थित बर्खोयांस्क नामक स्थान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बोलिए तो? साइबेरिया के बर्खोयांस्क जगह में। बोलिए कौन जगह में? साइबेरिया के बर्खोयांस्क जगह में किसी भी, और वहाँ पर 65.5 डिग्री सी, याद रखिएगा, हम लोग पढ़े भी थे। साइबेरिया को नदी वाला में, नदी तो कंप्लीट हो चुका है ना, साइबेरिया को और सेंट्रल साइबेरिया से बर्खोयांस्क को सेंट्रल साइबेरिया से अलग करने वाला लीना नदी, एनेसी नदी, ओब नदी, आमुर नदी, सब पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो वहाँ पर बर्खोयांस्क पर्वत पढ़े जो कि 65.5 डिग्री सी सबसे अधिक तापांतर है। किसी भी स्थान में विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। कह रहा है कि किसी भी स्थान के विशेष औसत तापक्रम, अभी नहीं कह रहा है अधिकतम मिनिमम, औसत कितना एक साल में टेम्परेचर पड़ता है और उस अक्षांश के और उनके अक्षांश के औसत तापक्रम को अंतर को तापीय विसंगति। माने 40 डिग्री अक्षांश से मान लिए हर जगह एवरेज निकाला गया तो मान लिए 30 डिग्री टेम्परेचर पड़ा। 40 डिग्री अक्षांश एवरेज निकाला गया तो कितना पड़ा? 30 डिग्री। अब कोई जगह ऊंचा जगह में है उसी अक्षांश में तो वहाँ तो 30 डिग्री नहीं होगा, वहाँ 25 डिग्री हो जाएगा। क्यों? माने एक फिक्स जगह में औसत निकाले 50 को जगह के तो निकला 30, एगो फिक्स अक्षांश से 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। लेकिन एगो उसी में एक शहर 30 जगह में से एगो जगह जो थोड़ा ऊंचा है तो वहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री ना होके वहाँ टेम्परेचर कम होगा, 25 डिग्री होगा। माने एवरेज वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री। और वो अक्षांश का एवरेज कितना है? 30 डिग्री। ठीक है ना? और काहे उससे डिफर कर गया? कहे कि ऊंच जगह में था, समझ रहे हैं ना? और वही में जो समुंदर के आसपास में होगा ओका और अंतर, ओका 28 डिग्री होगा। तो एवरेज है 30 और एगो फिक्स के हो गया 25, तो ये दोनों के बीच के अंतर को तापीय विसंगति कहेंगे। क्या बोलेंगे? तापीय विसंगति। इतना रहना चाहिए था 31, लेकिन ये थोड़ा ऊपर हो गया है, माने स्थल भाग उठा हुआ है, ऊपर पठारी एरिया में बसल है, तो एकरा कारण एक टेम्परेचर ओकरा से थोड़ा कम हो गया, 25 हो गया। न तो सबके कितना रहता? 30 रहता, तो सबके 30 एक हो गया 25, तो एकरे में ना विसंगति पाया गया। बाकी तो सब संगे संगे हैं, आई अलगे हो गया थोड़ा, तो इसीलिए वैसे अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बातें सब? अब है वायु दाब। हम लोग पढ़े हैं हवा प्रेशर लगाती है, और हवा प्रेशर कितना लगाती है तो हर जगह अलग अलग। समुद्र तल पर वायु दाब का मान
ज़्यादा होगा। जैसे ऊंचे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, वायु दाब का मान कम होगा। वायु दाब का भी मान भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसकी मान घट जाती है, वायुमंडलीय दाब। क्यों? क्योंकि हवा के कण सबसे ज़्यादा नीचे में है। धूल के कण से लेकर जितना भारी कण सब नीचे है। तो कण ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, कणे नहीं रहेगा तो कौन प्रेशर लगाएगा। तो कणों की मात्रा समुद्र तल में ज़्यादा है, ऊपर जाते हैं तो कणों की मात्रा घटती है। अतः कहेंगे वायु दाब का मान सबसे ज़्यादा समुद्र तल में होता है। और यह वायु दाब का मान समुद्र तल पर 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। देखिए, एक जो है, एक वायु दाब मशीन है, इसमें भरा रहता है पारा 100 डिग्री तक, 100 मीटर तक। क्या मीटर का है? 100 मीटर। तो 76 सेंटीमीटर, अब जितने प्रेशर ज़्यादा लगेगा ना, जितने प्रेशर इसमें, ठीक है ना, जितने प्रेशर इसमें ज़्यादा लगेगा उतना। ये कितना मीटर तक है बताइए तो? 1 मीटर का, 1 मीटर तक का ही इसमें पड़ा भरा रहता है। जितने प्रेशर ज़्यादा लगेगा उतना ही ऊंचाई पर बढ़ जाएगा। तो समुद्र तल पर रहता है 76 सेंटीमीटर। आई टोटल कितना बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को ही मापने के लिए रहता है? 100 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का रहता है। क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होता है वायुदाब का मान, ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर सामान्यतः होते हैं, और जब कभी कभी बढ़ जाएगा तो 76 से ज़्यादा भी हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कम हो जाएगा तो कम भी, मतलब प्रेशर कम होगा तो 76 से कम हो जाएगा। सामान्यतः कहेंगे कि बैरोमीटर के पाठ्यांक समुद्र तल पर कितना दर्ज होते हैं? 76 सेंटीमीटर। औसत वायुदाब हो गया समुद्र तल का। और इसी 76 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 760 मिलीमीटर हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर बराबर 760 मिलीमीटर। ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला वायुदाब होता है वायुदाब। और वायुदाब किसे कहते हैं? वायुमंडल के हवा के द्वारा 1 वर्ग मीटर में कितना प्रेशर लग रहा है, इसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और वायु दाब बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। सब कोई ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। यानी मौसम इससे अनुमान लगती है। कैसे? अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाएगा तो समझ लीजिए वहां पर प्रेशर एकाएक कम हो गया। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वायु जब पाठ्यांक डायरेक्ट नीचे तो प्रेशर एकाएक कम हो गया तेजी से। अब वहाँ जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा था एक बार कम हो जाएगा ना, तब बाहर की हवा तेजी से उसको भरना चाहेगा। बाहर में के हवा सब तेजी से आएगा उस जगह के भरे, तो समझ लीजिए तुरंत आंधी तूफान आने वाला है। बात समझ रहे हैं? एकाएक नीचे गिर जाएगा तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा, तो समझिए कि इसमें के नमी युक्त कण धीरे धीरे ऊपर उठ के बादल बन रहा है। तो कण से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, बादल बन रहा है, एकरा कारण प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। 73 से धीरे धीरे 74 हो गया, 75 73 हो गया। तो समझिए थोड़ा देर में 2-4 घंटा में बारिश होगा। बादल बनेगा तो बारिश होगा, ठीक है। और पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो समझिए कि जितना यहाँ पर प्रेशर कम थे, नमी युक्त कम थे, वो सब नमी ऊपर न उठ के सब अगल बगल में फैल रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहा है। इसके कारण वाष्पन की क्रिया ज़्यादा नहीं हो रही है, अतः मौसम साफ होगा। वर्षा के बाद वायुमंडलीय दाब का मान धीरे धीरे ऊपर उठता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि मौसम क्या हो रहा है? साफ होंगे, फ्रेश हो जाए, मौसम सही हो जाए। 3 गो चीज़ याद रखना है। बैरोमीटर में पाठ्यांक का एक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होना, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होना।
तो ये पूर्वानुमान के लिए वायु दाब से आप मान सकते हैं, याद करना है, इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए, पारद वायु दाब यही जिसमें पारा भरा रहता है, इसकी खोज ई टॉर्सिली ने किया। 1 मीटर के फ्लास्क में भरे रहते हैं पारा, तो वैसा मशीन को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। और उसको कहेंगे पारद वायु दाब मापी। पारा माने कि उसमें मरकरी भरा है, पारा भरा है। तो और ये पारा वायु दाब मापी बैरोमीटर की खोज किया टॉर्सिली, ई टॉर्सिली। और निद्रव्य वायु दाब मापी, निद्रव्य वायु दाब मापी यानी अन्य लिक्विड, ठीक है ना, भरे होंगे, तो वैसे वायु दाब मापी को खोज लुसियन विडाई किया। कौन किया बोलिए तो? निद्रा वायु दाब मापी के कौन? लुसियन विडाई। सेल्सियस थर्मामीटर, सेल्सियस थर्मामीटर जिसमें सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर को मापा जाता है। तो एंडर्स सेल्सियस। और केस आर्द्रता मापी, ये अलग है, ये दोनों वायु दाब मापी है। ये टेम्परेचर मापे वाला है, आई है ह्यूमिडिटी मापे वाला, हवा में नमी की मात्रा कितनी है। तो इसे केस आर्द्रता मापी की खोज डी सौसर ने किया। अभी याद करना है सबको। पारद वायु दाब मापी की खोज कौन किया? ई टॉर्सिली ने किया। और बताइए, निद्रव वायु दाब मापी की खोज किसने किया? लुसियन विडाई ने किया। और सेल्सियस थर्मामीटर की खोज किसने किया? एंडर्स सेल्सियस ने किया। केस आर्द्रता मापी की खोज किसने किया? डी सौसर ने किया। सब कोई ध्यान दीजिए, केस आर्द्रता मापी की खोज किसने? डी सौसर। सेल्सियस थर्मामीटर की खोज किसने? एंडर्स सेल्सियस। और निद्रा वायु दाब मापी की खोज किसने किया? लुसियन विडाई। और बताइए, पारद वायु दाब मापी की खोज किसने किया? ई टॉर्सिली ने किया। पारद वायु दाब मापी के बोलिए ई टॉर्सिली, निद्रा वायु दाब मापी के बोलिए लुसियन विडाई। और सेल्सियस थर्मामीटर की खोज किसने किया? एंडर्स सेल्सियस। केस आर्द्रता मापी की खोज किसने किया? डी सौसर। अब हम लोग को आगे जानना है, वायुमंडलीय दाब की एसआई यूनिट बार होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? बार। वो तो बैरोमीटर के हिसाब से हम लोग देख ले रहे हैं, एक मशीन के हिसाब से नाम दे दिया 76 सेंटीमीटर है, 74 सेंटीमीटर है, वैसे तो वो एसआई यूनिट नहीं है। वो तो एगो पैमाना है, इतना पढ़वाता है सामान्यतः। लेकिन दाब बराबर तो होता है बल बटा क्षेत्रफल ना। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बटे मीटर माने कि कह दिए न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, दाब का ऐसा यूनिट हो गया। और मापते उसको बार में, माने 1 बार बराबर होता है 1,00,000 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर कितना होता है? 1,00,000 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। 10 के पावर 5 को 1,00,000 कहते हैं कि नहीं? 10 के पावर 3 को 1000 कहते हैं। 10 के पावर 2 को सैकड़ा कहते हैं। तो 10 के पावर 5 को लाख कहेंगे। तो 1,00,000 न्यूटन अगर 1 वर्ग मीटर में बल लग रहा है तो कहेंगे 1 बार प्रेशर लग रहा है। 1 वर्ग मीटर इतना एरिया है, अगर ये में हवा का प्रेशर 1,00,000 न्यूटन लगेगा तो 1 बार कहेंगे। लेकिन 1,00,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, उतना नहीं लगता है कहीं भी। इसीलिए इसको मापते हैं मिली बार में। मिली माने हो गया 1 मिली बार, मिली माने 10 के पावर 3 घटा लीजिए, यानी 100 न्यूटन के आसपास। अगर बल लगेगा कि 1 वर्ग मीटर में तो कहेंगे 1 मिली बार प्रेशर हुआ। अगर 1 वर्ग मीटर में 100 न्यूटन का लगेगा तो कहेंगे कितना? 1 मिली बार। यानी 1,00,000 में से 3 गो जीरो हटा देंगे तो कै हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मिली बार में जनरली निकाला जाता है। और 1 मिली बार को 1 किलो पास्कल भी कहते हैं। 1 मिली बार को क्या कहते हैं? 1 किलो पास्कल। 1 मिली बार को क्या कहते हैं? 1 किलो पास्कल। तो वही 76 सेंटीमीटर वाला को बदलिएगा ना पारा के, कि कितना प्रेशर लगा रहा है, कि बैरोमीटर में पाठ्यांक 76 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो वो आएगा 1013.2 मिली बार या 1013.2
किलो पास्कल। नहीं समझ में आया बात है? यानी 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये बड़ी यूनिट है, इसीलिए मिली बार में निकालते हैं। और 76 सेंटीमीटर का पाठ्यांक जो बैरोमीटर में उतना ऊंचा उठा रहता है पारा का प्रेशर, समझ लीजिए वहाँ पर वायु दाब का मान मिली बार में 1013.2 मिली बार है, या 1013.2 किलो पास्कल, क्योंकि 1 मिली बार को 1 किलो पास्कल भी कहते हैं। इतना बात क्लियर? और ऊंचाई पर जाइएगा ना तो वायु दाब का मान कम होगा। कितना रेट से कम होगा? जैसे ऊंचा जाते थे 165 मीटर तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता था। ऊंचा जाते हैं 1 किलोमीटर तो 6.5 डिग्री सी टेम्परेचर कम हो जाता था। ठीक कितना ऊंचा जाएंगे तो 1 मिली बार टेम्परेचर प्रेशर कम होगा। तो 10 मीटर ऊंचा जाइएगा ना तो 1 मिली बार प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर में प्रेशर का मान कम का है, कहे कि हाँ कणों की मात्रा कम हो जाती है। ऊपर में धूल के कण, भारी कण से ऊपर धीरे धीरे कम होने लगता है इसके कारण। और 10 किलोमीटर ऊंचा जाइएगा तो 265 मिली बार वायु दाब एवं -49.7 डिग्री सी मानक तापमान होता है। वहाँ घट के हो जाता है कितना? 265 मिली बार। 10 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1065 मिली बार। और ऊपर जाते हैं 1 किलोमीटर तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो 10 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो 65 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। सामान्यतः टेम्परेचर रहते हैं, यानी कि मान लीजिए 15 और इधर से 16 डिग्री टेम्परेचर जहाँ सामान्यतः रहता है वहाँ घट के कितना हो जाएगा? -49.7। 10 किलोमीटर ऊपर में, क्योंकि 10 किलोमीटर ऊपर में जाएंगे तो 60 डिग्री टेम्परेचर, 65 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। तो समझिए वहाँ जहाँ टेम्परेचर 16 रहता है, 16 में से घटा देंगे 65 तो लगभग कितना जाएगा? 49.7 डिग्री सी। तो याद रखिए 10 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना, 10 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना तो टेम्परेचर -49.7 और प्रेशर मात्र 265 मिली बार मिलेगा, जबकि समुद्र तल पर कितना था? 1013.2 मिली बार। लेकिन 10 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो घट के कितना हो जाएगा? 265। ठीक है, अभी नहीं जोड़ना है कि 10 मीटर में 1 मिली बार तो 1 किलोमीटर में 100 मिली बार जोड़ेंगे ना। 1 किलोमीटर में 100 मिली बार तो 10 किलोमीटर में 1000 मिली बार। 1000 मिली बार 1013 में से घटाइएगा तो 13 हो जाता। तब उस हिसाब से 13.2 आना चाहिए था मिली बार, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है कि वही हिसाब से जाएगा। ठीक है ना, वो एवरेज बोल दिया। ठीक है, तो 13 ना होकर कितना है? 265 मिली। तो मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं निकालना है, जैसे दिया है वैसे। और एवरेज में अब खत्म हो गया तापमान से रिलेटेड बात, वायुमंडल से, तापमान से। अब यही है समदाब रेखा। तो देखिए जहाँ पर प्रेशर कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ऊंचा वाला जगह है, कहीं नीचे वाला जगह है, तो एक समान दाब जहाँ जहाँ पर है पृथ्वी पर, उसको एक रेखा से मानचित्र में खींचे गए हैं, जिसे समदाब रेखा कहते हैं। ठीक है ना, आइसोबार लाइन कहते हैं। जैसे देखिए एक अक्षांश में समताप रेखा रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो जहाँ जहाँ ऊंचाई नहीं होगा, समुद्र का लेवल नहीं होगा, तो एक समान रेखा हो गया। अंतर हो गया, जेका घट गया तो नीचे वाला के बराबर में आ जाएगा, और ऊपर होगा तो ऊपर वाला के बराबर में आ जाएगा, तो वो सब एक साथ हो जाएगा। नहीं, उसको नहीं कहते हैं ना, वो शुरू से लास्ट तो अंतर न पड़ जा रहा है। तो जो जो जगहों का एक समान तापमान है उसको बस एक रेखा से डिनोट कर दिया जाता है, वही नहीं कि सीधा रहेगा, तो उसको कहेंगे कौन सी? समताप रेखा। ठीक है,
समदाब रेखा सिंपल याद रखना है, जहाँ जहाँ प्रेशर सेम रहता है उसे समदाब रेखा कहते हैं और उसे आइसो बार लाइन कहते हैं। और वायुदाब में मानचित्र को समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी पर के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध पाए जाते हैं। देखिए, सामान्यतः बीच में विषुवत रेखा है और 23 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास के क्षेत्र को उपोष्ण कहते हैं और 45 से 66.5 उपध्रुवीय, 66.5 से 90 ध्रुवीय। तो 1 2 3 4 और नीचे भी, मतलब नीचे भी 3, ऊपर में 3, 6 और बीच में 1 7। तो जनरली 7 वायुदाब की पेटी है। तो 7 को तो ये 3 को हटा दीजिए, 1 आई 2 3 4, क्योंकि 3 गो जैसा ऊपर होगा वैसा 3 गो नीचे होगा। तो मुख्य रूप से 4 गो वायुदाब है और ये तीनों के बराबर है। ठीक है, तो कई खंड में बांट के पढ़ लेंगे तो पूरा काम चल जाएगा। 4 वायुदाब की पेटी। अब क्या है, यहाँ विषुवत रेखा के पास, क्योंकि वर्षा सालों भर होते हैं, वाष्पन की क्रिया जल्दी हो जाती है, नमी युक्त कण, इतना सूरज का टेम्परेचर रहता है कि उठ करके ऊपर चला जाता है। नमी युक्त कण, तो सारा कण जब उठ करके ऊपर चला जा रहा है, सारा कण जब उठ करके ऊपर चला जा रहा है तो कणों की मात्रा कम हो जा रही है, कणों की संख्या कम हो जा रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पर कण रहबे नहीं करेगा तो प्रेशर लगाएगा कौन। इसीलिए यहाँ पर कैसा वायुदाब की पेटी हो जाता है, निम्न वायुदाब की पेटी, क्योंकि सारे नमी युक्त कण, इतना न सूरज का टेम्परेचर रहता है कि सब वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है। तो इस क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का केंद्र पाया जाता है और यहाँ से ऊपर उठी हुई नमी युक्त कण ऊपर में उड़ के चली जाती है 23 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। तो यहाँ कणों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इसके कारण यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र हो जाएगा। ध्रुव में ठंडा ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर कम होते हैं, ना पाके कोई भी कण सिकुड़ जाता है, तो कमे जगह में ज़्यादा कण हो जाएगा, नज़दीक नज़दीक आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कण ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। तो यहाँ निम्न, फिर ऊंच, ऊपर में ऊंच, अब बीच में जो है दोनों तरफ ऊंच ऊंच है, तो सब कण उहे सोख ले रहा है, कुछ कण इधर खींच ले रहा है, तो बीच में क्या हो जाएगा, निम्न दाब का केंद्र। ऊपर में ऊंच, इधर ऊंच, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, निम्न दाब का केंद्र। तो याद रखिए 4 वायुदाब। 0 डिग्री के आसपास निम्न, 30 डिग्री के आसपास उच्च और 60 डिग्री के आसपास निम्न, फिर 90 डिग्री के आसपास उच्च। ठीक है ना, 0 30 60 90, 0 उच्च 0 निम्न, 30 उच्च, 60 निम्न, 90 उच्च। क्लियर। और ऊपर में जैसे 30 वैसे ही 30 नीचे भी उच्च, 60 नीचे भी निम्न, 90 नीचे भी उच्च। तो 4 है विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब। पढ़े यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा पड़ते हैं तो यहाँ निम्न दाब का केंद्र बनता है। यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित है, जो विषुवतरेखीय कटिबंध कहेंगे। 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी, लंबवत सीधा रहेगा, वाष्पन की क्रिया हो जाएगा, नमी युक्त कम होंगे, प्रेशर कम होगा। धरातलीय, इसी कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती है। धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलेगा क्योंकि सब वाष्पन होकर ऊपर की ओर चला जा रहा है। क्षैतिज पवनें नहीं चलती है, इतना भी हवा नहीं चलता है। क्षैतिज पवन चलता है तो हम लोग को हवा लगता है, हवा बहते हुए नजर आता है, पेड़ पौधों के पत्ते जो है तेजी से झकझोराते हैं। लेकिन इस पेटी में
0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री साउथ में ऐसा पता देखिएगा तो लगेगा थोड़ा सा 10 मिनट पर थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा डोला, इसलिए इसका नाम है डोल ड्रम पेटी। थोड़ा सा हिलता डोलता है, इसका नाम कौन सी है बताइए तो? डोल ड्रम पेटी। शांत पेटी, हवा चलता है तब ना आंधी तूफान सब आते हैं, वहाँ शांत है, इसे डोल ड्रम पेटी या कौन पेटी कहेंगे? शांत पेटी। क्योंकि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होगा तो कण फैलेंगे, कण फैलेंगे तो हल्का हो जाएंगे, हल्का हो जाएंगे तो ऊपर उठ जाएंगे। और यहाँ पर संवहनीय धाराओं का जन्म होता। संवहनीय धारा समझते हैं ना? संवहन की क्रिया ही कहते हैं नमी युक्त कणों का ऊपर की ओर उठना संवहन की क्रिया कहलाती है। संवहन की क्रिया कहलाती है। तेजी से ऊपर एक धार के रूप में ऊपर उठ रहा है नमी युक्त कण, तो इसे संवहनीय धारा कहेंगे। धार के रूप में तेजी से ऊपर उठ रहा है तो ये क्रिया होती है, तब हवा ऊपर चल जाता है, कणों की मात्रा कम हो जाती है, पेटी शांत हो जाता है और पत्ता जैसे डोल रहा है वैसे नजर आता है, जिसे डोल ड्रम पेटी कहते हैं। इतना बात क्लियर? अब है कटिबंध भी जान लिए। विषुवतरेखीय तथा पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्री बल सर्वाधिक होते हैं। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपकेंद्री बल कहते किसे? कोई भी चीज गोलाकार पथ पर चक्कर लगाती है तो उसे हम लोग कहते हैं, गोलाकार पथ पर चक्कर लगाती है तो अंदर की ओर केंद्र की ओर एक बल लगता है, इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। और जितने छोटा गोला होगा तो अभिकेंद्री बल उतना ही ज़्यादा होगा, जितने बड़ा गोलंबर होगा तो वहाँ अभिकेंद्री बल कम होगा। इसलिए छोटे गोलंबर में घूमना मुश्किल होगा, बड़े गोलंबर में आसान होगा। तो अभिकेंद्री बल जब अंदर की ओर लगता है तो बाहर की ओर एक बल कार्यरत होते हैं, अपने आप उच्छदम बल है। जब मुड़ान पर जाइएगा ना, घूमेगा जब बस, तो आप अंदर की ओर धक्का खाइएगा कि बाहर की ओर? सोचिए, बस तेजी से घुमाता है तो आप अंदर की बाहर की ओर फेंकाते हैं, बाहर की ओर झटका लगता है। तो जैसे मुड़ेगा ना गाड़ी कोई, तब ऐसे फेंकाइएगा, ठीक है? तो जो बाहर की ओर एक स्यूडो फोर्स लगने लगता है, जैसे लिफ्ट वगैरह में भी होता है, एकाएक नीचे ऊपर जाने पर, तो जैसे कोई मोड़ता है ना तो बाहर की ओर एक झटका लगता है, उस बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। और पृथ्वी चूंकि गोल है और ज्यादा परिधि कहाँ है? विषुवत रेखा के है। ज्यादा परिधि कहाँ है? विषुवत रेखा के है, तो वहाँ अपकेंद्री बल का मान सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा तेजी से मुड़ना होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो कह रहा है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन का वेग सबसे अधिक महसूस होता है। अब जो ध्रुव पर रहेगा वो नाच रहा है तो वो तो नाचता हुआ प्रतीत नहीं होगा जो ध्रुव पर रहेगा जो, लेकिन जो जैसे जैसे दूर होते चलेगा, जितने दूर होते चलेगा वो नाचेगा। अच्छा झुलुआ में सोचिए ना, गोल झूले वाला झुलुआ में, गोला वाला में बीच में कोई बैठा रहे और किनारे बैठा रहे, ज़्यादा ओकरा धक्का कहाँ लगेगा? किनारे जितने दूर रहेगा ओकरा ना, अब बीच वाला में तो कम लगेगा, माने थोड़ा सटल जो है केंद्र से, ओका ज़्यादा झटका लगेगा कि जो किनारे किनारे जैसे जाएंगे तो ओका ज़्यादा झटका लगेगा, किनारे वाला रहेगा तो वहाँ अपकेंद्री बल का मान ज़्यादा होगा। तो विषुवत रेखा सबसे बीच में है, बड़ी परिधि है पृथ्वी के, तो वहाँ पर अपकेंद्री बल का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से सबको धकेल देती है ऊपर की ओर। अब वहाँ प्रेशर ज़्यादा बल लग रहा है तो सब हवा को धकेल धकेल के ऊपर भेज देता है, के कारण भी वहाँ शांत पेटी रहता है, डोल ड्रम पेटी रहता है, निम्न दाब रहता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा के। इस कारण भी वायु दाब का मान क्या है? कम है। उसके बाद दूसरा कारण है कि टेम्परेचर भी पड़ रहा है ज़्यादा, तो हवा हल्का होकर ऊपर उठ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सभी बातें क्या क्या कह रहा है, सब कंसेप्ट है, सब समझना है। उपोष्ण उच्च वायु दाब काहे यहाँ उच्च वायु दाब रहता है? 35 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में दोनों जगह उच्च दाब रहता है। काहे कि यहीं पर अपकेंद्री बल के द्वारा जो नमी जो कण सब बाहर की ओर फेंका रहा है वो कहाँ जा रहा है? जा रहा है उच्च कटिबंधों में, यानी कि 30 डिग्री वाला कटिबंध में,
इसीलिए 30-35 डिग्री के आसपास उच्च कटिबंध रहता है, ठीक है ना, उच्च कटिबंध रहता है 30-35 डिग्री के आसपास। विषुवतीय रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली ठंडा हवा भारी होकर कर्के और मकर रेखा के से 35 डिग्री और के अक्षांश के बीच में जाके बैठता है। तो इसलिए यहाँ पर कणों की मात्रा बढ़ जाती है, तो वायु दाब का मान ज्यादा होता है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों में वायु विशाल राशि कर्क और मकर रेखा की ओर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है। ध्रुव से ठंडा ठंडा हवा चलती है, इसे ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुव से ही आएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ध्रुव से उतरता है और 30 डिग्री के आसपास आके ही सभी जमा हो जाता है। तो एक विषुवत रेखा से चला आया, एक ध्रुव से भी तेजी से हवा चली आई, तो यहाँ पर कणों की मात्रा बढ़ गई, तो प्रेशर यहाँ बढ़ गया। यहाँ इतना प्रेशर रहता है, कभी कभी समुद्र में, अटलांटिक महासागर में घोड़ा का जो जहाज से व्यापार होते थे, इस घोड़ा का जहाज से जो व्यापार होते थे, तो वहाँ पर घोड़ा का जो जहाज से व्यापार होते थे, तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण समुद्र की लहरें तेज हो जाती है। प्रेशर ऊपर में वायु दाब का मान बढ़ गया तो समुद्र पर ना प्रेशर लगाएगा हवा, प्रेशर बढ़ जाती है तो नाव चलाना मुश्किल हो जाता है, नाविक को, जहाज चलाने वाले को। तो प्रेशर बढ़ा, अब जहाज कंट्रोल से बाहर होने लगा और 100 गो घोड़ा लेके जा रहा है, 5 गो आदमी है, ठीक है ना। तो उसमें जब कंट्रोल नहीं हो रहा है, भारी चीज़ और रख दीजिएगा तो कंट्रोल नहीं होगा, तब इस केस में सोचता है कि डूबेंगे, जहाज डूबेगा तो 5 गो आदमियों मर जाएंगे, 100 गो घोड़ों मर जाएगा। तो उस केस में सोचता है कि चलो कुछ जहाज को हल्का कर दे, तो 20 गो घोड़ा को गिरा देता है। समझ, गिरा दिया जाता था, पहले व्यापार होता था घोड़ा का, तो 20 गो घोड़ा गिरा दिया एक जगह से, ठीक है। घोड़ा को कैसे गिरा जाए, खोल देगा वो अपने भागेगा, उस टाइप से बना हुआ है, घोड़ा को गिरा दिया। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए तो वहाँ पर घोड़ा खूब गिराए जाते थे, इसीलिए उसका नाम रख दिया अश्व अक्षांश, घोड़ा को गिरावे वाला अक्षांश। अश्व अक्षांश सुनते ना है, कितना डिग्री के अक्षांश को कहते हैं? 30 से 35 डिग्री के आसपास के अक्षांश को काहे कहते हैं? काहे कि यहाँ पर घोड़ा फेंक देता था, क्योंकि जहाज को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए जब आप कमजोर पड़ेंगे तो समाज कहेगा चलो किन्हों के बलिदान देवे के है, तो यही आदमी के बलिदान, समझ रहे हैं ना। घर में जो है 3 आदमी बीमार है, बचाना है तो बचाया जाएगा, पैसा लिमिट है तो बचाया जाएगा उसी को इसके पास इसके आय का स्रोत रहेगा। आप भी कहेंगे कि चलो हमसे क्या है, हम इलाज नहीं करिए, तो पैसा का स्रोत है जिसे चलेगा का इलाज करिए, समझ रहे। तो यहाँ पर देख रहे घोड़ा को गिरा दिया जाता है, आदमी को नहीं, क्योंकि आदमी ज़्यादा मूल्यवान है घोड़ा से। तो मूल्यवान बनिए, ठीक है ना। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पेटियाँ उपस्थित होती है। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अक्षांश कहते हैं, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब अक्षांश का, जिसके कारण मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह से पलदार जलयानों में लाद कर घोड़े भेजते थे। प्रायः इन जलयानों को गर्म घोड़ा माने टांगा हुआ खींचता था, तब व्यापार होता था उसका कृषि के लिए। तो इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी, अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। और अब जानना है उपध्रुवीय, 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच उच्च यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र रहता है, और फिर 60 से 90 के बीच उच्च वायुदाब का केंद्र रहता है 80 डिग्री के आसपास, क्योंकि वहाँ ठंडी ज़्यादा है। विंड यानी कि पवन जानना है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च दाब से निम्न की ओर प्रवाहित होती है,
इसे गतिशील हवा को पवन कहते हैं। अब कहीं पर भी हाई प्रेशर रहेगा और कहीं लो प्रेशर रहेगा, जैसे ऊंचाई वाला पानी से नीचे वाला पानी में पाइप जोड़ दीजिएगा तो अपने पानी गिरे लगेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो कोई पाइप जोड़े की ज़रूरत नहीं है, इधर से हवा के कण सीधे अपने आप बहे लगेगा निम्न दाब की ओर। तो यही हवाओं के कण को दाब प्रेशर डिफरेंट के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहना पवन कहलाता है। बहने की घटना को क्या कहते हैं? पवन। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायु धारा कहते हैं, लेकिन ऊपर की ओर उठती है हवा तो उसे वायु धारा कहते हैं। और क्षैतिज रूप से जो है गतिशील हवा को पवन कहते हैं, और ऊपर की ओर उठ रही गतिशील हवा को वायु धारा कहते हैं। क्लियर रहेगा ना? एकदम माइनर माइनर बात सब है, लेकिन माइंड में ये सब रखना है। क्या बोले? सब तो पढ़ ही लिए, उपध्रुवीय ध्रुवीय शुरू में पढ़ लिए थे, अब एक एक लाइन समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए, यह है जो हम लोग पढ़ लिए वायु धारा क्या है, पवन क्या है। पृथ्वी की धरातल पर क्षैतिज पवने 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। क्यों क्षैतिज रूप से पवन क्षैतिज रूप से हवाएं बहती है, और ये किस किस चीज से प्रभावित होता है? क्षैतिज रूप से जो हवा चल रही है, तब पवन किन किन बातों पर निर्भर करता है? दाब प्रवणता का प्रभाव, वहीं प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर में कितना डिफरेंट आ रही है एक ही जगह हमें, एक तो वो निर्भर करेगा। दूसरा घर्षण बल, देखिए जब हवा चल रही है तो हवा का कई लेयर है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इतने दूर में 50 गो लेयर में बांट दीजिए, 1 2 3 बांट सकते कि नहीं बांट सकते? तो यह हवाओं का जो लेयर जो है ऊपर में, एक लेयर जब दूसरे लेयर से गुजरती है तो उसके बीच भी घर्षण लगता है। एक हाथ से गुजरेगा तो घर्षण लग रहा है, तो हवा भी जब दूसरे एक लेयर से ऊपर लेयर से गुजर रही है तो घर्षण लग रहा है। तो इस पर भी निर्भर करता है पवन किस हिसाब से चलेगी। कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी जब घूमती है तो घूर्णन गति के कारण, ठीक है, हवाओं पर एक बल कार्य करने लगते हैं, इसके कारण उस बल को कहते हैं कोरियोलिस बल। तो सिंपल समझ लीजिए, सूरज का टेम्परेचर उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश में अंतर हो जाते हैं, तो उसके कारण जो हवाओं में प्रेशर डिफरेंट हुआ, हवा चलेगी तो उसे कह दिए दाब प्रवणता। एक पर है कि एक लेयर दूसरे लेयर से जो घर्षण उत्पन्न करती है उसके कारण प्रेशर निर्भर करता है। तीसरा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो कोरियोलिस बल प्रभावी होता है उससे भी प्रेशर निर्भर करता है। दाब प्रवणता तीनों को एक एक कर करके समझते हैं। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। दूरी की प्रति इकाई पर, एक मान लीजिए कि 20 मीटर दूर चाहे 1 किलोमीटर दूर, प्रेशर में डिफरेंट हो जाएगा, भले क्षैतिजे काहे नहीं हो, समझ रहे हैं ना? लेकिन 1 किलोमीटर दूर एक फिक्स इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं, क्योंकि हवा बहेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हाई प्रेशर से ज़्यादा है प्रेशर, 1 किलोमीटर कम प्रेशर तक गया तो वहाँ पर कितना, 1 किलोमीटर बाद कितना प्रेशर रहा, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर बाद कितना रहा, 1 किलोमीटर पर कितना अंतर है, इसी को कहते हैं कौन सी? दाब प्रवणता। यानी दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। दूरी के हिसाब से प्रेशर कितना परिवर्तित हो रहा है क्षैतिज रूप से दाब प्रवणता कहते हैं। सम दाब रेखाएं पास पास हो तो दाब प्रवणता सेम टू सेम, तापमान में पढ़े ना थे, सम ताप रेखाएं पास पास हो तो तापमान प्रवणता अधिक होता है, और सम ताप रेखाएं दूर दूर हो तो तापमान प्रवणता कम होता है।
ठीक उसी प्रकार से समदाब रेखाएं, अगर समदाब रेखाएं, ठीक उसी प्रकार समदाब रेखाएं में परिवर्तन दाब प्रवणता है। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो वहां पर दाब प्रवणता अधिक, जहाँ समदाब रेखाएं दूर दूर हो वहां प्रेशर ग्रेडियंट कम। घर्षण बल यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण बल सर्वाधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कणों की मात्रा ज्यादा होती है। तो एक लेयर दो लेयर फिसल रहा है एक दूसरे पर, तो कण ज्यादा रहेगा तो घर्षण ज्यादा होगा, कण कम रहेगा वहाँ घर्षण कम होगा। तो धरातल के पास ज्यादा घर्षण बल होते हैं और इस बल का प्रभाव धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक घर्षण बल होता है। 3 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद कणों की मात्रा हवा में इतनी कम हो जाती है कि एक दूसरे के ऊपर घर्षण बल बहुत कम लगाता है। एक दूसरे यहीं पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाए तो एक दूसरे से टक्कर होगा तो घर्षण बल बढ़ेगा, और कम रहेगा तो घर्षण बल कम होगा। कोरियोलिस बल भी निर्भर करता है, ठीक है ना, प्रेशर के लिए। एक दाब प्रवणता, घर्षण बल, और एक पढ़े हैं कोरियोलिस बल। तब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण मूल दिशा में पवन अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जा रही है, बह रही है, ठीक है, डायरेक्शन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर है तब बहेगी, लेकिन पृथ्वी घुमा देगा, कोनो नचा देगा कोनो चीज के, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा? ठीक है, तो ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसकी मान चेंज हो जाती है। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। एक वैज्ञानिक का नाम था कोरियोलिस, इन्होंने इसकी जानकारी दिया। इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 में किया गया। 1844 में इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर, यानी कि कहने का मतलब है यह विषुवत रेखा है और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये बायां है दायां है, तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, ठीक है। और इधर हम लोग आएंगे तो ये डायरेक्शन में मुड़ेगी, उल्टा है, पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाता है बताइए तो? बाईं ओर। और ये बायां है ये दायां है तो दाहिनी ओर मुड़ गया, और इस साइड से कहेंगे तो बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि कहने का मतलब उल्टा डायरेक्शन। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, आई हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को कौन नियम कहते हैं? फेरेल। और इसे बाइज बैलेट नियम भी कहा जाता है। इसको कैसे पवन मुड़ती है, पवनों की डायरेक्शन सीधे ना हो के मुड़ काहे गया, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज नीचे में क्लॉकवाइज में, इस प्रभाव को कहते हैं, इस नियम को कहते हैं फेरेल का नियम, बाइज बैलेट का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है, उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है, उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है, तो उच्च दाब उनके दाईं ओर, माने उत्तरी गोलार्ध में गया, ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो जैसे हम खड़ा है, इस हिसाब से उसका प्रेशर पीठ करके, पीठ पीछे है, ऐसे खड़ा है, तो इस हिसाब से उसका डायरेक्शन जो है ये बायां हाथ से दायां तरफ, ये डायरेक्शन में उसको बल लगेगा, इसको इस साइड धक्का मिलेगा, ठीक है, मतलब जो है ऐसे धक्का लगेगा क्योंकि उसे ही प्रेशर होगा। और यदि कोई व्यक्ति खड़े हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर और निम्न दाब उसके बाईं ओर रहेगा, माने इधर लो प्रेशर इधर हाई प्रेशर, तो हवा माने इधर लो प्रेशर इधर हाई प्रेशर रहेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर खड़े है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर और निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित उसके पीठ विपरीत होगी। कोरियोलिस बल अक्षांश के कोण सीधा समानुपात में बढ़ता है। कोरियोलिस बल अक्षांश के कोण के
सीधे अनुपात में बढ़ता है। यानी कहे का मतलब है जितने कोरियोलिस बल का अक्षांश कोण के जितने ऊपर बढ़ते जाइएगा उतना ही कोरियोलिस बल का प्रभाव ज्यादा दिखेगा। कोण का मतलब अक्षांश से है, 10, 20, 30, तो कोण को सही अक्षांश रेखा खींचे गए हैं। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा क्योंकि ऊपर की ओर जाएंगे तो कोण बढ़ रहा है, 30, 40, 50 ऐसे 90 पहुंच जाएगा। तो सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल का प्रभाव कहाँ पर दिखेगा? ध्रुव के पास, और विषुवत वृत्त के पास अनुपस्थित हो जाता है। यहाँ पर कोरियोलिस बल का प्रभाव विषुवत रेखा के पास नहीं दिखता है। और ध्यान दीजिए, यानी ध्रुवों पर पौने की दिशा अधिकतम विक्षेप होगा और विषुवत रेखा पर पौने की दिशा में कम विक्षेप होगा। माने ज्यादा घुमाएगा मोड़ेगा ध्रुव के पास, एक तो ठंडा ज्यादा पड़ेगा, एक हवा इतना तेज चलेगी, उच्च दाब भी है, हाई प्रेशर भी है, और दूसरा जो है और विक्षेपण भी ज्यादा होंगे, आदमी से ही मर जाएगा उधर, तो इस बार आदमी रहता नहीं है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल सम दाब रेखाओं के समकोण पर होती है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और विक्षेपित अधिक होगा। हम लोग पढ़े दाब प्रवणता जितने अधिक उतना ही कोरियोलिस बल अधिक और विक्षेपण ज्यादा होंगे। तो सीधा रिलेशन बस याद कर लेना है दाब प्रवणता के। और इन दोनों बलों के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पौने इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवतीय वृत्त 0 डिग्री अक्षांश में कोरियोलिस बल 0 होता है। हम लोग पढ़े कि विषुवत रेखा पर कम और ध्रुव पर सबसे ज्यादा, और पौने सम दाब रेखाओं के समकोण पर बहती है, अतः निम्न दाब क्षेत्र में अधिक गहन के बजाय पूरी। देखिए इसमें इतने बात आप याद रखिए ना कि कोरियोलिस बल का जो मान जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तब बढ़ेगा तो ऊपर में दाब प्रवणता भी बढ़ेगी, और दाब प्रवणता बढ़ेगी तब विक्षेपण वहां पर ज्यादा होंगे, प्रभाव ज्यादा महसूस हो, और विषुवत रेखा पर आएंगे तो वहां पर कोरियोलिस बल कम हो जाते हैं, तो वहां दाब प्रवणता भी कम रहेगा, वहां पर प्रेशर भी नहीं लगेगा ज्यादा, और इसी कारण ही डोलड्रम पेटी भी बना रहा था। इसके कारण भी, तीनों के कारण देख लिए कि विषुवत रेखा के पास शांत रहने का। बस में इतने बात याद रखिए। वायु दाब और पवनों का वेग उनकी दिशा, पवनों की उत्पन्न होने वाले बलों के परिणाम होते हैं। अगर पवन का वेग निर्भर करेगा, पवन का वेग कितना तेजी से चल रहा है, पवनों का वेग और उनकी दिशा कौन डायरेक्शन में बहेगा, पवन में उत्पन्न होने वाले बलों पर निर्भर करेगा। बल ज्यादा लगेगा तो पवन की गति ज्यादा होगी, वेग ज्यादा होगी, और जे डायरेक्शन में बल लगेगा वो डायरेक्शन में पवन की दिशा होगी। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल के पवन धरातलीय घर्षण प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये पहले भी पढ़े थे कि घर्षण बल जो पवन पर निर्भर करता है, पवन को प्रभावित करता है, वो घर्षण बल मात्र कई किलोमीटर तक होते हैं? 2 से 3 किलोमीटर, तो वहां के बाद वो खत्म हो जाता है। और मुख्यतः दाब प्रवणता कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। यानी जब 3 किलोमीटर ऊपर चल जाइएगा तो घर्षण बल खत्म हो गया, तो वो कैसे बहता है 3 किलोमीटर ऊपर के पवन? 3 किलोमीटर ऊपर के पवन 2 बात पर निर्भर करेगा, 3 बात पर निर्भर करता था ना। एक दाब प्रवणता पर, एगो घर्षण बल खत्म हो गया था, दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल पर निर्भर करे। दाब प्रवणता हम लोग पढ़े हैं, दाब प्रवणता हम लोग पढ़े हैं, जैसे जैसे उच्च अक्षांश में जाएंगे वैसे वैसे दाब प्रवणता का मान बढ़ेगा। एगो पर निर्भर किया, और दूसरा कोरियोलिस बल के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, दूसरे पर निर्भर करेगा। जब सम दाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता कोरियोलिस बल से संतुलित होती है। सम दाब रेखाएं सीधी हो और जहां घर्षण नहीं हो तो दाब प्रवणता कोरियोलिस बल से निर्भर होती है। फलस्वरूप
पौने समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है और पौने भू विक्षेपी पौनों के नाम से जाना जाता है। जैसे यह 704 मीटर मिलीबार और 708 मिलीबार, 704 मिलीबार है 708, इस 704 मिलीबार 708 मिलीबार। यह उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में पता है पवन चलेगी 708 मिलीबार ज़्यादा है, 704 कम है। तो इसका प्रभाव जनरली जो है 708 से ऊपर में जाना चाहिए, 704 की ओर पवन की दिशा होनी चाहिए। और यह मुड़ जा रही है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में हम लोग पढ़े, डायरेक्शन इसका जो है यह पवन का वेग है, माने भी वेग से यदि चले तो इस उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण, सी मतलब कोरियोलिस बल है, ई सी दोनों में सी है। तो कोरियोलिस बल के कारण इसका डायरेक्शन जो देख रहे हैं दाहिना के मतलब किधर, दायां उच्च, यहाँ पर हम लोग पढ़ते दायां तरफ उच्च दाब और बायां तरफ निम्न दाब। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। तो यही जो है भू विक्षेपी कर दिया, ये डायरेक्शन में बह रहा है, उच्च दाब से निम्न दाब की इस डायरेक्शन में। और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा है, बायां तरफ रहेगा उच्च दाब और दायां तरफ रहेगा निम्न दाब, तो ये डायरेक्शन में बहेगी, तो इस डायरेक्शन में बहेगी। ठीक है। और PHE लिखा है, एच माने क्षैतिज रूप से जब पवन चल रही है, तब सीधा चल रही है तो कैसे मुड़ जाएगा, सीधा चल रही है तो इस डायरेक्शन में मुड़ गया उत्तरी गोलार्ध में, और उल्टा डायरेक्शन में दाहिना तरफ, बायां से दाहिना तरफ मुड़ गया, बायां से दाहिना तरफ मुड़ गया दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में दायां से बायां तरफ। और इसी के कारण निम्न दाब क्षेत्र में चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च दाब क्षेत्र में चारों तरफ होना प्रति चक्रवात परिसंचरण कहलाता है। इन प्रणालियों को पवनों को दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। इसी कारण से जब आते हैं, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है निम्न दाब, क्या है चक्रवात, थोड़ा 2 मिनट मात्र समय, या पहले भी इसको हम लोग शायद पढ़े होंगे। तो अगर पूरे बीच में हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, एकाएक कम हो जाएगा, तब बाहर से जितनी हवाएं हैं, यहाँ निम्न दाब बाहर में उच्च दाब हो जाएगा, तब बाहर से हवाएं इसको भरना चाहेगी। और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, अभी जो बनाए हैं एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी ऐसे थोड़ी चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, आई तो उल्टा में है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा विपरीत घड़ी में, यानी एंटी क्लॉकवाइज में जैसे बनाए हैं, इसके अनुरूप हवाएं चलने लगती है। तो इसको हम लोग कहते हैं चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में इसे चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वही होता है कि केंद्र में निम्न दाब रहेगा, क्लियर है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में रहेगा एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में भी जगह को भर सकते हैं, देखिए ऐसे जगह को भरा जाएगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे जगह को भरा जाएगा, ये सब क्लॉकवाइज हो, बनाए किसे जाए। बताइए ये सब कैसा है, क्लॉकवाइज है नहीं? तो ऐसे हवा सब आती है, ऐसे हवा आती है, इस जगह को भरती है। ठीक है, ये भी जो है क्लॉकवाइज है, क्या ही वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात है। तो ये जो है, यह निम्न दाब को यह जब भरा जाता है इस डायरेक्शन में, तो यह चक्रवात का केस है। ठीक है, और वही है, घड़ी की सुई के दिशा में विपरीत दिशा में घड़ी के सुई के दिशा के अनुरूप, अच्छा ये में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब को उच्च दाब से भरने के लिए, तो ये चक्रवात कहते हैं। प्रति चक्रवात में क्या होगा,
तो उल्टा हो जाएगा। बीच में रहता है उच्च दाब और साइड में निम्न दाब। तब बीच से हवा ऊपर में क्लॉकवाइज में, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज में इससे जो है हवा सब निकलती है, ठीक है ना, तेजी से भागती है उत्तरी गोलार्ध में। कौन डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। केंद्र से हवा बाहर की ओर निकलती है क्लॉकवाइज में, तो इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। और ये कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में केंद्र से निकलेगा लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में भी निकल सकता है, या ये क्लॉकवाइज में निकला है एंटी क्लॉकवाइज में भी निकल सकता है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, नहीं तो क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज जो है क्लॉकवाइज है ना, इससे बहती है। क्या इसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये निकल रहा है, ठीक है। तो ई डायरेक्शन में, ये दोनों में अंतर है, ई डायरेक्शन अंतर है। ये है कौन सी? क्लॉकवाइज में, आई है एंटी क्लॉकवाइज, घूम के ऐसे आएगा। दो चीज़ को पैसे घुमा सकते थे, ऐसे घुमा सकते हैं ना, दो तरीके से घुमा सकते। तो ई देखिए वह डायरेक्शन है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात का। ये डायरेक्शन है उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात का और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात। ऐसे हवाएं चलती है, चक्रवातीय प्रति चक्रवातीय हवा। तो रहने दिया जाए क्या? पढ़ लीजिएगा आप, विविध में ज्ञानपीठ पुरस्कार और उसके आगे भी एक चैप्टर है, शायद उपनाम सब है, ठीक है ना। इतना याद उपनाम है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, रेड गार्ड्स की आनंद वन की स्थापना, निर्मल हृदय किसे कहते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया, तो इतना और ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आज जितना पढ़े हैं इतना से आप जो है याद कर लीजिएगा।